नमस्कार, मैं पुष्पा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग माइलस्टोन में। हमने लास्ट क्लासेस में विकास की अवधारणाओं के बारे में पढ़ लिया था। मानव विकास की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। मानव विकास की इन अवस्थाओं के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जो मानव विकास की अवस्थाएं होती हैं वो कौन सी अवस्थाएं किस एज से बच्चे की शुरू हो जाती हैं और उसके बाद उसमें कौन कौन से विकास शामिल होते हैं, कौन सा विकास कब होता है बच्चे का, ये बताया था। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो विकास हैं जो हर अवस्था में अलग अलग देखने को मिलते हैं, इन विकास में क्या होता है और इसका अधिगम से संबंध किस प्रकार से होता है और उसमें टीचर क्या कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कस करना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम गामक विकास यानी मनोगत्यात्मक विकास की। इस विकास का जो तात्पर्य होता है वो व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं के विकास से होता है। यानी बच्चे का ऐसा विकास, ऐसी गतिविधियां उसमें शामिल होती हैं जिसमें बच्चे की मांसपेशियों का विकास और तंत्रिका तंत्रों का विकास शामिल होता है। जैसे जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो खुद से किसी भी काम को करने में समर्थ नहीं होता है, वो दूसरों पर निर्भर रहता है, दूसरों पर उसकी निर्भरता रहती है। लेकिन आयु बढ़ने के साथ साथ वो उन सभी कामों को करने के लिए अपने आप से योग्य हो जाता है, कैपेबल हो जाता है। जैसे उसका चलना, बैठना, दौड़ना, कूदना, इन सारी चीज़ों को उसको धीरे धीरे सिखाया जाता है, तब वो उसको कर पाता है। तो ऐसे ही जब बच्चों को हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जब सिखा देते हैं तो क्या होता है, उससे बच्चे की कौशलों को विकास करने में हमें सहायता मिलती है। बच्चा जब इन सारे तरीके की चीज़ों को करना शुरू कर देता है तो उनका जो है आपस में संयोजन वो करना स्टार्ट कर देता है और उसमें कोऑर्डिनेशन बिठाना शुरू कर देता है चीज़ों के बीच में। तो इस विकास से उसके बाकी विकास ही प्रभावित होते हैं। इसलिए अगर उसका गत्यात्मक या गामक विकास अच्छे से नहीं होगा तो उसके जो बाकी विकास के जो आयाम हैं वो प्रभावित होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए इसका हमें संबंध जो है अच्छे से, इसलिए इस विकास के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो विकास है ये बाकी विकासों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसमें हम अब आगे डिस्कस करेंगे कि गामक विकास का अधिगम से क्या संबंध होता है। गामक विकास का अधिगम से जो सबसे फर्स्ट संबंध आता है कि उसका कौशलों का विकास करने में सहायक होता है। कि अगर बच्चा अपनी मांसपेशियों में का अगर विकास कर लेता है, अगर वो नॉर्मली चलना, उठना, बैठना, कूदना भी अगर सीख जाता है तो हम उसको और भी बहुत सारी चीज़ें हम आसानी से सिखा सकते हैं, जिससे उनके अंदर और भी स्किल्स देखने को मिल सकती हैं और उनका विकास किया जा सकता है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आत्मविश्वास अर्जित करने में सहायक होता है। अगर बच्चा जब उसका गामक विकास अच्छे से कर लेगा, उसका सारी के सारी जो उसकी बॉडी के जो अंग है, पार्ट हैं, वो अच्छे से काम करने लग जाएंगे, तो उसमें एक अलग ही आत्मविश्वास पैदा हो जाता है बच्चे के अंदर कि वो किसी भी चीज़ को कर सके। जैसे आपने देखा होगा, कोई बच्चा अगर बहुत अच्छे से दौड़ सकता है, दौड़ने में बहुत अच्छा है, तो उस बच्चे का जो आत्मविश्वास है वो एक अलग ही चमकता है उसके चेहरे पे, क्योंकि वो समझता है कि वो खुद से कुछ कर सकता है। तो इस तरीके से गामक विकास जो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने में भी सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि आयु विशेष के अनुसार कौशलों के आयोजन में सहायक होता है। टीचर को बहुत सारी ऐसी चीजें करनी होती हैं जिससे कि वो उसके अंदर बहुत सारे स्किल्स डाल सके बच्चे के अंदर। तो अब हमें कैसे पता लगे बीइंग अ टीचर कि हमें कौन सी विशेष आयु में किस तरीके की चीज़ें हमें बच्चों को करवानी है, कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो बच्चे के लिए बेनिफिशियल होंगी और बच्चा उनको बहुत आसानी से कर पाएगा। वो हमें पता लगता है गामक विकास के बारे में, जो हम जानते हैं कि और जो हमने अवस्थाएं इनके बारे में पढ़ ली हैं, उससे हमें पता लगता है कि बच्चा कैसी कैसी चीज़ों को कर पाएगा अभी किसी भी एक पर्टिकुलर एज में। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम उनके लिए नई नई एक्टिविटीज़ जो बच्चा कर सके उनको हम अरेंज करा सकते हैं, जिससे बच्चे का विकास जो है वो और अच्छे से हो सके। नेक्स्ट इज सामान्य से कम क्रियात्मक विकास वाले बच्चों के विकास में सहायक। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका जो विकास है वो बहुत धीमी गति से हो रहा होता है, क्योंकि सभी बच्चों का जो विकास है वो एक तरीके से नहीं देखने को मिलता है। कुछ बच्चों में ये विकास जो है धीमी गति से चलता है और कुछ बच्चों में ये बहुत अच्छे से चल रहा होता है, बहुत तेजी भी देखने को इसमें मिलती है। हम इसको भी डिस्कस कर चुके थे। और इसीलिए अगर कुछ बच्चे जो हैं वो सामान्य से कम रह जाते हैं, अगर उनमें किसी भी प्रकार की कमी हमें देखने को मिलती है, तो बीइंग अ टीचर हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। टीचर्स जो हैं कि बच्चों को और
क्या क्या चीजें हम करवा सकते हैं, क्या इम्पोर्टेंट है उसके लिए कि उसका विकास जो है एक सामान्य अवस्था तक पहुंच सके। हमारा नेक्स्ट विकास आता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में बच्चे के आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के विकास शामिल होते हैं, जिनको हम आसानी से देख सकते हैं और इनको हम माप भी सकते हैं। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं हमारी लास्ट की क्लासेस में। अगर आपने अभी तक वो कंसेप्ट अपने क्लियर नहीं किए हैं, आपको डाउट है उन टॉपिक में, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको चेक कर सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से उनको एक्सप्लेन किया गया है। शारीरिक विकास जो होता है वृद्धि में शामिल होता है और इसका जो संबंध है वो बाकी विकासों से भी बहुत ज़्यादा है। अगर बच्चे का शारीरिक विकास ठीक नहीं होता है तो उसके सभी के सभी विकास जो है वो अपने आप प्रभावित हो जाएंगे और वो अच्छे से बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बच्चे का जो शारीरिक विकास है उस पर हमें बहुत ध्यान देना होता है कि उसका जो ऊंचाई में वृद्धि है उसकी अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका जो आकार है, भार है बच्चे का, वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे हमें बहुत अच्छे से काम करना होता है। ये सभी हमारा क्या है, बाह्य रूप से दिखता है और हमें इस शारीरिक विकास में इसको हम शामिल करके रखते हैं। इनका अधिगम से संबंध क्या होता है, अगर बच्चे का शारीरिक वृद्धि और विकास अच्छा नहीं होगा तो उसका व्यक्तित्व प्रभावित होगा। कैसे, अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे से विकसित नहीं हुआ है, उसका शारीरिक वृद्धि और विकास अच्छा नहीं है, तो उसका जो नॉर्मल का जो फ्रेंड सर्कल है ना, नॉर्मली उससे भी उसको अलग करके देखा जाता है। यानी कोई भी जो है उसको अपने साथ रखना पसंद नहीं करता है अगर बच्चा अच्छे से विकसित नहीं है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल ले, तो बच्चा अगर बहुत पतला है, ठीक है, और कामों को करने में उसका बहुत स्लो परफॉर्मेंस है, सारी चीज़ों को करने में बहुत धीरे धीरे करता है क्योंकि उसका शारीरिक स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है, बीमार रहता है, इसलिए वो दुबला पतला है। तो बच्चा जो है वो अपना जो उसका फ्रेंड सर्कल है उससे ही वो अलग कर दिया जाता है, उसको एक उचित स्थान नहीं दिया जाता जो उसको मिलना चाहिए था। क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं उनमें इतनी समझ नहीं है, उनका नैतिक विकास इतना ज़्यादा नहीं हुआ होता, तो उनको नहीं पता कि क्या गलत और क्या सही है। लेकिन जो ये तरीका जो होता है, व्यवहार होता है एक बच्चे का दूसरे से, गलत व्यवहार, तो वो बच्चे को अफेक्ट कर ही रहा होता है। तो इसलिए उनका जो व्यक्तित्व है वो प्रभावित हो जाता है, बच्चों के अंदर हीन भावना घर करने लग जाती है, उनको लगता है कि वो बाकी बच्चों से अलग है या फिर बाकी बच्चों से कम किसी भी चीज़ को वो कर सकते हैं, वो बाकी बच्चों के बराबर नहीं कर सकते हैं। जो भी एक अच्छा इंटेलिजेंट सामान्य बच्चा कर रहा है वो उनके बराबर नहीं कर सकते हैं, तो वो खुद से ही वो पिछड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इसमें, असामान्य बच्चों से हमारा परिचय हो सकेगा और उस असामान्यता के कारणों का ज्ञान हो सकेगा। अब एक अध्यापक जो है जब उसको इन सारे विकासों के बारे में पता रहेगा, वो उन सबके बारे में डिटेल अच्छे से जानेगा कि उस किस अवस्था में बच्चे का किस प्रकार का विकास हो जाना चाहिए था और किस किस तरह की बच्चे के अंदर हमें असमानता देखने को मिल सकती है और उनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, तो वो आसानी से उनको पता लगा पाएगा कि बच्चे के अंदर क्या विकास हो जाना चाहिए था और अभी वो किस चीज़ में पिछड़ा हुआ है। तो उनको कुछ वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करा के वो वापस लेके आ सकता है, या बच्चे का जो आत्मविश्वास है जो खो गया है उसको वापस लेके आ सकता है। तो उस असामान्यता के पीछे का जो कारण बच्चे का है कि बच्चा असामान्य हो गया है, पिछड़ा हुआ रह गया है, उसके बारे में टीचर को पता चल जाता है। नेक्स्ट जो है, बालक के अच्छे विकास के लिए शारीरिक स्वास्थ्य एवं विकास का ध्यान रखना जो है अध्यापक की ड्यूटी बनती है कि वो उसका ध्यान रखे कि बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है या नहीं, उसका विकास अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब ये चीज़ कब हो सकती है, जब टीचर को ये पता हो कि किस प्रकार से विकास उसका होना चाहिए और किस प्रकार की कमी उसमें देखने में मिल रही है। तो वो उनके जो अभिभावक है बच्चे के, पेरेंट्स से, उनसे भी बात कर सकता है कि किस प्रकार का उसको वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है या फिर क्या कारण है कि बच्चा जो है विकसित नहीं हो पा रहा है, और उनके लिए टीचर खुद से क्या कर सकते हैं और अभिभावक को क्या सलाह वो दे सकते हैं कि बच्चे का विकास जो है वो अच्छा हो। नेक्स्ट है कि बच्चे की आवश्यकताएं, रुचियां, दृष्टिकोण, इच्छाएं और इस तरीके के जो भी व्यवहार है उसके, उनमें जो है उसका वृद्धि और विकास निर्भर करता है। बच्चे का जो वृद्धि और विकास जो है उसके इंटरेस्ट पे, उसका किसी चीज को देखने का दृष्टिकोण कैसा है, उसमें किस तरीके के इमोशंस आ रहे हैं किसी चीज को लेके, उस पर निर्भर करता है कि उसका जो शारीरिक वृद्धि और विकास जो है वो कैसा होगा। कई बार क्या होता है कि बच्चों में लैक ऑफ इंटरेस्ट देखा जाता है, जिससे कि बच्चा उस विकास को अच्छे से नहीं कर पाता है। कुछ बच्चों को खेलने में इंटरेस्ट नहीं होता है,
वो बहुत ज़्यादा, जैसे मेरे एक स्टूडेंट है, उसको वो बाकी एक्टिविटीज़ कर लेगी, उसको क्विज़ेज़ अच्छे लगते हैं या फिर पज़ल्स अच्छी लगती हैं, इस तरीके की एक्टिविटीज़ वो करती है। लेकिन अगर उसको आउटडोर गेम्स के लिए कुछ बोला जाए तो वो उसको करना पसंद नहीं होता है, वो उसका अपना इंटरेस्ट है, तो उससे जो है उसका शारीरिक वृद्धि और विकास जो है वो प्रभावित होगा। वो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके इंटरेस्ट को और कैसे चेंज किया जा सकता है और कौन सा इंटरेस्ट उसके लिए ठीक है भी कि नहीं है, बच्चे का दृष्टिकोण कैसा है किसी भी चीज़ को देखने के प्रति। कई बार क्या होता है कि बच्चा किसी चीज़ को देख के घबरा जाता है, वो नहीं कर पाता है। अब दृष्टिकोण में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, तो उसके ऊपर टीचर काम कर सकता है और उसके शारीरिक वृद्धि और विकास में सहायता कर सकता है। नेक्स्ट आता है इसका लास्ट पॉइंट, शारीरिक वृद्धि और विकास के सामान्य ढांचे का ज्ञान। अब टीचर को जब शारीरिक विकास के बारे में वो अच्छे से पढ़ लेता है कि शारीरिक विकास क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारी इंक्लूड हो जानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उसका जो बच्चे का सामान्य जो एक ढांचा है उसका अंदर शारीरिक विकास का, उसके बारे में ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से जो उसका शारीरिक विकास है वो बाकी विकासों को भी प्रभावित करता है और जो उसके अंदर की जो कमियां हैं उसको दूर करने में भी सहायता करता है। टीचर को पहले से पता होता है किसी बच्चे के बारे में कि उसको और किस तरीके से विकसित किया जा सके, उसके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं कि वो कैसे इसको कर सकता है। मानसिक विकास जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें क्या होता है मानसिक विकास में, मानसिक विकास को हम दो और नामों से भी जानते हैं। एक इसका जो संज्ञानात्मक नाम जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो डायरेक्ट आपको मानसिक विकास या फिर मेंटल डेवलपमेंट ना देके वो आपको संज्ञानात्मक विकास या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही देता है एग्जाम में। अभी का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें यही देखने को मिलता है। इसमें बच्चे का इस तरीके का विकास शामिल होता है जिसमें बच्चे की मानसिक योग्यता और क्षमता में वृद्धि की बात की जाती है। और इससे क्या होता है, जब बच्चे की मानसिक योग्यता और क्षमताओं का विकास जब हो जाता है तो बच्चा जो है अपने आसपास के वातावरण को अच्छे से समझ पाता है और रिलेट कर पाता है, उससे संबंध स्थापित कर पाता है और जो भी उसके पास जो प्रॉब्लम्स आती है उनको वो इजीली खत्म कर पाता है कि क्या उनके पास प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, और जिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो खुद से नहीं निकाल सकता है तो किसी ऐसे के पास जाता है जो उसकी हेल्प कर सके। तो ये सब उनका मानसिक विकास में ही इंक्लूड होता है। अब मानसिक विकास में बहुत सारे तरीके के विकास हमें देखने को मिलते हैं जिस पे बेस्ड कई बार आपको क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे कि मानसिक विकास के अंदर आता है कि नहीं आता है। अब जब बच्चे का मानसिक विकास होता है तो उसमें संवेदना शक्ति का विकास हो जाता है, उसका प्रत्यक्षीकरण कर सकता है। संवेदना का मतलब होता है हमारा कि ज्ञानेंद्रियों से चीजों को जानना, जो उसकी सेंसेस हैं जो हमारी पांच, उनसे जानना। और उसके बाद जब बच्चा देख लेता है और ज्ञानेंद्रियों से जब चीजों को पहचान लेता है तो उसके बाद उसका कुछ अर्थ निकाल पाता है, उसका परसेप्शन कर पाता है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर बच्चे की, स्मरण शक्ति वो कितना याद रख सकता है, उसका लॉजिकल पावर तर्क शक्ति, बुद्धि का विकास, उसका भाषा का और उससे संबंधी जो योग्यताएं हैं कि किस प्रकार से बोलना है, कैसे उसमें और उसकी वोकेबलरी में ऐड होता जाता है। उसका किसी भी चीज़ को लेके उसका डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन किस तरीके से ले, निर्णय लेने की क्षमता, कैसे वो विचार करता है, विचार शक्ति, निरीक्षण शक्ति और समस्या समाधान शक्ति, ये सभी के सभी उसके विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका कि अधिगम से संबंध, मानसिक विकास का अधिगम से संबंध क्या होता है। जो टीचर है वो बालक के मानसिक रूप से कमजोर होने के कारणों को जान सकेगा। अब जैसे कि ये चीज हमने लास्ट के जो दो विकास हैं उसके बारे में पढ़ा है, ये जो है हर एक विकास में शामिल है, क्योंकि जब टीचर को ये पता रहेगा कि बच्चे में किस प्रकार का विकास हो रहा है, तभी तो किस अवस्था में हो जाना चाहिए, तभी उसको पता रहेगा कि वो पीछे रह रहा है यानी वो कमजोर है और उसका कारण क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो वो उसके कारण का पता लगा पाएगा कि मानसिक विकास के कम होने का कारण क्या है बच्चे के अंदर। नेक्स्ट आता है कि विभिन्न आयु स्तर पर पाठ्य सहगामी क्रियाओं तथा अनुभवों के चयन और नियोजन में सहायता करता है। अब आयु के अकॉर्डिंग जितनी बच्चे की एज है, जिस भी बच्चे को वो पढ़ा रहा है, कि वो बाल्यावस्था के बच्चे हैं या किशोरावस्था के बच्चे हैं, तो उन बच्चों के अकॉर्डिंग वो जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं और किस तरीके के उनको अनुभव हो जाने चाहिए इस उम्र में या दिए जा सकते हैं, और इस तरीके की चीजों को ऑर्गेनाइज करने में जो है ये जो ज्ञान है वो हमारी सहायता करता है टीचर्स की, कि हम किस तरीके से उनके पाठ्यक्रम में ऐसी चीजें शामिल कर सकते हैं, ऐसी एक्टिविटीज जिनसे उनका विकास और अच्छे से हो सके।
नेक्स्ट आता है कि शिक्षण विधि या सहायक सामग्री और वातावरण का और शिक्षण साधनों के प्रयोग का ज्ञान हमें प्राप्त हो पाता है, कि जो टीचर जो है उसको ये पता लग पाएगा कि उसका टीचिंग मेथड क्या रहना चाहिए, किस आयु के बच्चों को वो पढ़ा रहा है। अगर वो बहुत छोटे अवस्था के बच्चे हैं, एज के बच्चे हैं, तो उनको प्लेवे मेथड ज़्यादा सूटेबल रहेगा, या फिर उनको प्लेवे के अलावा और उनको कोई एक्टिविटी कराई जा सकती है छोटे बच्चों को, कि किस तरीके से वो उसको समझ सकेंगे, और किस तरीके के टीचिंग मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कि बच्चे को ज़्यादा समझ आए। उसका एनवायरनमेंट किस तरीके से रखना है हमें, अगर किसी भी एक्टिविटी को कंडक्ट जब कर रहे हैं, कोई भी कैसा मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो कैसा एनवायरनमेंट रहना चाहिए, किस एनवायरनमेंट में बच्चे को पढ़ाना है। टॉपिक के अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हैं हम ये, और बच्चे के आयु के स्तर के अकॉर्डिंग। जैसे अगर हम बच्चे को नेचर के बारे में पढ़ा रहे हैं और बहुत छोटे बच्चे हैं, तो हम उनको नेचर में ले जाके ही पढ़ाएं। जैसे स्कूल का जो गार्डन है वहाँ ले जाके पढ़ाया, क्योंकि हम प्लांट्स के बारे में पढ़ाया, तो बच्चा क्या है, इजीली रिलेट कर पाता है चीज़ों को। तो इससे क्या होगा, हमें पता लग जाएगा कि बच्चे का मानसिक विकास किस स्तर का है, और हम उसको और कैसे अच्छे तरीके से हम उसको विकसित कर सकते हैं। अपने तरफ से हम क्या चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं, कैसे हम टीचिंग एड्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर बाहर के वातावरण से उसको कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट आता है कि उपयुक्त पाठ्य पुस्तक को तैयार करने में मदद मिलता है। अब बच्चे के विकास के अनुसार ही जो बच्चे की किताबें हैं उनको तैयार किया जाता है। आपने देखा होगा खुद से कि जो छोटे बच्चे हैं, बहुत शैशवावस्था के, बाल्यावस्था के, उन बच्चों के लिए जो बुक्स होती हैं, 2 से 6 साल के बच्चों के लिए, और उसके बाद की जो बाल्यावस्था है उन बच्चों के लिए, उसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम डायग्राम्स के थ्रू सीखता है। उसको कलरफुल जो पिक्चर्स हैं उनसे सीखना बहुत इजी लगता है, और वो उसमें इंटरेस्ट बहुत लेता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे ये पता लग गया कि जो छोटा बच्चा है वो किस तरीके से सीखेगा, उसको इंटरेस्ट कैसी चीज़ों में आएगा, क्योंकि वो बच्चा कलर्स को बहुत पकड़ता है। छोटा बच्चा जो होता है उनको कलर्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। न्यू न्यू पिक्चर्स जो हैं आसपास में देखने वाले, जैसे बटरफ्लाई है, वो उसको देख रहा है बाहर भी, फिर उसको अपनी बुक में भी देख रहा है, तो वो रिलेट कर पाता है इजीली। तो उस तरीके से एक अच्छी जो बुक बच्चों के लिए तैयार करना, और उसका जो सिलेबस है उसको रेडी करने में जो है हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, जब उसके मानसिक विकास के बारे में आसानी से जान पाते हैं। तो ये हमारे अधिगम से संबंध थे मानसिक विकास को लेके। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा भावनात्मक या संवेगात्मक विकास। भावनात्मक या संवेगात्मक विकास एक ऐसा विकास है जो सभी की जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, खास तौर पे किशोरावस्था जब बच्चा पार कर लेता है उसके बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि संवेगिक रूप से अगर कोई अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख पाता तो उसका जो जीवन है वो बहुत डावाडोल हो जाता है। तो इसलिए जो संवेगात्मक विकास है वो बाकी विकासों से प्रभावित होता है, और संवेगात्मक विकास अगर किसी का अच्छे से नहीं हुआ है तो उसके वो पूरे जीवन को प्रभावित करता है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं कि संवेगात्मक विकास जो शब्द है वो कहाँ से आया है। संवेग शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के इमोवियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना या फिर उथल पुथल करना, किसी भी चीज को लेके हलचल सी मचा देना। तो इस तरीके का जो विकास है उसमें क्या होता है संवेगात्मक विकास में, जैसे क्रो एंड क्रो बताते हैं कि संवेग वह भावात्मक अनुभूति है जो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक उत्तेजनापूर्ण अवस्था है। अब इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं होते हैं, मानसिक परिवर्तन होता है और शारीरिक परिवर्तन होता है, उसमें उत्तेजना देखने को मिलती है, और फिर क्या होता है कि सामान्यकृत आंतरिक समायोजन के साथ जुड़ी होती है। और जो ये अवस्था है वो किससे जुड़ी होती है, हमारी आंतरिक समायोजन से जुड़ी होती है। हमारे बॉडी के अंदर अंदरूनी रूप से पहले कोई चेंजेस होते हैं, उसके बाद ही हमारे जो शरीर में बाह्य रूप से वो बाहर आके हमें दिखते हैं, कि किसी भी तरीके का संवेग हमारे व्यवहार में देखने को मिलता है, और जिसकी अभिव्यक्ति ऊपरी व्यवहार के द्वारा होती है, यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं जब हम इमोशनल होते हैं किसी भी चीज़ को लेके, हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के संवेग, जैसे भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, दुख, इस तरीके की जो चीजें हैं हमारे अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा कई बार बॉडी टेम्परेचर में भी चेंज देखने को मिलता है, मांसपेशियों में भी खिंचाव देखने को मिलता है। अगर कोई बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है तो उसकी आपने देखी होंगी, मतलब शरीर की जो नसें हैं बिल्कुल तन जाती हैं। तो इस तरीके के जो चेंजेस हैं वो सारे के सारे अंदरूनी कारकों की वजह से हुए हैं। बॉडी में क्या होता है कि
अलग अलग हार्मोनल सेक्रेशंस होते हैं, उससे जो है ये संवेग प्रभावित होते हैं। ठीक है, चाहे वो अगर दुख का हो या फिर अगर कोई खुशी महसूस कर रहा हो, तो हमारी बॉडी जो है वो अंदरूनी रूप से पहले उसमें कोई बदलाव आता है, उसके बाद वही जो चेंज अंदर हुआ है वो बदलाव बाहर देखने को मिलता है। ठीक, जैसे इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम कि जैसे एक मदर है, जब वो मदर नहीं लेते हैं, एक फादर है, जब वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए अपने ऑफिस वगैरह में, उसके बाद जब वो घर पे आते हैं वापस तो बहुत टायर्ड फील करते हैं, बहुत उनका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा होता है, कई बार गुस्से में होते हैं। तो लेकिन जब उनके पास छोटा बच्चा जाता है खेलने के लिए, उनका बच्चा जब उनके पास खेलने के लिए जाता है, तो उस समय पे क्या होता है, उनका जो बिहेवियर है वो तुरंत जो है वो शांत हो जाता है, उनको बहुत रिलैक्स फील हो रहा होता है। जो लोग छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते होंगे उनको खुद फील होता होगा कि जब बहुत थकान की भी अवस्था में होते हैं तो वो छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो है अब अंदर से चेंज हुआ है। पहले वो टायर्ड फील करा रही थी आपको, अब क्योंकि हार्मोनल सेक्रेशन अगर हो गए हैं उसकी बॉडी में पॉजिटिव, तो क्या होता है कि उसके अंदर अलग एनर्जी फील होती है। ठीक है, उसी से हमारे इमोशंस जो हैं वो प्रभावित होते रहते हैं। ठीक, तो अब वो थकान महसूस नहीं करेगा जितनी उसको पहले हो रही थी, तो इस तरीके से उसके संवेग में परिवर्तन आ गया। अब इसको मैकडूगल के जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। मैकडूगल ने क्या बताया है, उसने मूल प्रवृत्ति जन्य व्यवहार के 3 पक्ष बताए हैं: ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष में क्या होता है, सबसे पहले बच्चे को ज्ञान होता है, यानी उसके मेंटल एस्पेक्ट से इधर है कॉग्निटिव। ठीक है, उसको पहले ज्ञान होता है। ठीक, फिर भावनात्मक पक्ष, उसको भावनाएं आती है और उसके बाद वो एक्शन करता है इस तरीके से। कि जैसे एक बच्चा है, जो वो अपने और किसी एक सांड को आता हुआ देखता है, ठीक है, एक बुल उसकी तरफ आ रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा, ये तीनों के तीनों जो है चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहले क्या होगा, बच्चा सांड का प्रत्यक्षीकरण करेगा। ठीक है, उसने अपने सेंसेस से देखा, उसके अंदर संवेदना है कि ये सांड है। ठीक है, उसके बाद उसने अर्थ निकाला कि भैया इसको नुकसान पहुंचा सकता है, उसका प्रत्यक्षीकरण करा सांड के बारे में जानकर। उसके बाद क्या हुआ, उसके अंदर भावात्मक पक्ष आया, यानी उसके अंदर भय नामक संवेग की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर रहेगा। भावात्मक उसके अंदर संवेग आने के बाद क्या होगा, उसके अंदर बच्चा जो है परिणाम स्वरूप भागकर अपने प्राण बचाने के लिए, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए प्रयत्न करेगा। ठीक है, तो ये उसका क्रियात्मक पक्ष हो गया। पहले उसको ज्ञान हुआ, ठीक है, कि ये सांड है। दूसरे में क्या हुआ, उसके अंदर भय उत्पन्न हुआ, तो उसका भावात्मक पक्ष आ गया। और तीसरे में उसने क्रिया करी है कि वो भाग के अपना जान बचाने की कोशिश में है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि उसके मूल प्रवृत्ति के तीनों के तीनों पक्ष सामने देखने को मिले जब उसके अंदर संवेग आए। ठीक, और इसी प्रकार से उसने मैकडूगल ने क्या बताया कि जो मूल प्रवृत्ति जन्य उत्तेजना के समय होने वाले भावात्मक अनुभूति को ही संवेग कहते हैं। जब ये मूल प्रवृत्ति की जो ये उत्तेजना जो होती है हमारे बॉडी में फील, उसी को क्या हम किसमें शामिल करते हैं, संवेग में शामिल करते हैं, जो भी हमें भावात्मक अनुभूति हो रही होती है, इमोशनल चेंजेस हमारे बिहेवियर में हो रहे होते हैं। और इसी से जुड़े हुए उसने बहुत सारे 14 और मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है। ठीक, जो इस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्ति जन्य जो उत्तेजना है वो कितने प्रकार की बताई गई है, तो वो है 14 टाइप्स की। ठीक, तो आज का जो हमारा ये टॉपिक था कि विकास के जो आयाम हैं वो किस प्रकार से अधिगम से संबंध रखते हैं, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, इसमें विकास की अवधारणा और उसका अधिगम से संबंध था। और इसमें हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं, एक बार उसका रिकैप कर लेते हैं। कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, विकास की अवधारणाएं और इसका अधिगम से संबंध के बारे में हम पढ़ चुके हैं। विकास की अवधारणा, इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। मानव विकास की अवस्थाएं क्या थी, अधिगम के बारे में हम जान चुके हैं, अधिगम क्या होता है, और मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं और वो अधिगम से कैसे जुड़ी हुई होती है, हम डिस्कस कर चुके हैं। वृद्धि विकास में क्या अंतर होता है, और
विकास के जो आयाम है उनका अधिगम से क्या संबंध होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं आज। तो इस टॉपिक को कंप्लीट हम कर चुके हैं और इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके लिए हम नेक्स्ट एक वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन पेपर पूरा तैयार करके लेके आएंगे। आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा, आप अपना खुद सेल्फ एवेल्युएशन कर सकते हैं कि आपको कितना समझ आया है। और अगर आपने इन टॉपिक्स में से कुछ मिस किया है, आपने नहीं देखा है, तो जो हमारा सजेस्टेड वीडियोस हैं उसमें जाके आप इसको देख सकते हैं इजीली। हमने हमारे प्लेलिस्ट में आपको दे दिए हैं ये सारे चैप्टर एक साथ कंबाइन करके। आप इसको अच्छे से समझिए और इसको क्लियर करिए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिससे जुड़े हुए एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्टली देखने को मिलते हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, जिन टॉपिक्स को डिस्कस किया है, उनमें अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन आपको रह गया है तो आप उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारी प्लेलिस्ट में जाके उनको वापस आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल लेटेस्ट वीडियो अपडेट। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।